गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है, इस फर्स्ट बुक का अपने अंतिम जो चैप्टर है वैश्वीकरण या अपने इसको बोले भूमंडलीकरण, यह चैप्टर अपने चल रहा था। इस चैप्टर की अपने एक क्लास हो चुकी है और आज अपने इस चैप्टर की यह अंतिम क्लास है। कहने का मतलब है आज ये चैप्टर आपके क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर टेस्ट स्टार्ट करो, कई बच्चे कह रहे हैं सर मोस्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट करो। अब देखो, अपने ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपके मोस्ट क्वेश्चन की जो श्रृंखला है वो भी अब यहाँ से प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके अलावा यह कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ये सभी चैप्टर आप हमें पहले पढ़ा चुके हो। हालांकि पूरा जो सिलेबस है वो मेरा पहले पढ़ाया हुआ है, आज से 2-3 साल पहले। तो अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम इन वीडियो को देखें या उनको देखें। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आपको थोड़ा बहुत चैप्टर तैयार है, समझ लो, जैसे मान लो ये 7वां चैप्टर है, अगर ये चैप्टर आपको 20 या 25% अगर आपको आ रहा है तो आप इन वीडियो को देखो, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप जीरो से हो, तो आप पुराने वाले वीडियो को देखो, क्योंकि पुराने वाले जो वीडियो है भैया, उनमें मेरा सब कुछ डिटेल के साथ में, विस्तार के साथ में एक एक चीज मेरी आपको खुलकर बताई हुई है। क्लियर है? तो अब देखो, अपने स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला टॉपिक है भैया वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। देखो, लास्ट क्लास जो थी उसमें अपने राजनीतिक प्रभाव पढ़ चुके थे कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या थे। आज अपने बात करेंगे आर्थिक प्रभाव की। यहाँ पे ध्यान रखना भैया, आर्थिक प्रभाव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का या भूमंडलीकरण का, वो सबसे ज्यादा आर्थिक क्षेत्र पर ही पड़ा था। समझ रहे हो? मतलब वैश्वीकरण की प्रक्रिया में क्या हुआ था, प्रवाह हुआ था। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रवाह है। अब प्रवाह व्यक्ति का भी था, विचारों का भी था, वस्तु का भी था, पूंजी का भी था, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रवाह हुआ वो पूंजी का हुआ। तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो भी किसके ऊपर पड़ा, आर्थिक क्षेत्र के ऊपर पड़ा। क्यों? क्योंकि पूंजी भैया एक देश से दूसरे देश में गई, पूंजी का आयात निर्यात हुआ, पूंजी का एक प्रकार से आवागमन हुआ, पूंजी का एक प्रकार से निवेश हुआ। तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो कौन से क्षेत्र पर पड़ा, आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा। कैसे? देखो, पहला पॉइंट है भैया वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव में कि विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक प्रवाह जो है वो क्या हुए, तीव्र गति से हुए। भैया वैश्वीकरण में क्या होता है, प्रवाह ही होता है, ठीक है। एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ना या मिलाना, वही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। तो इस वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक प्रवाह जो है वो तीव्र गति से बढ़ा। समझो, एक देश की कंपनी ने दूसरे देश में व्यापार शुरू किया, वहां की कंपनी से मान लो अमेरिका की कंपनी भारत में व्यापार कर रही है, भारत की कंपनी अमेरिका में व्यापार कर रही है, चीन की कंपनी जापान में व्यापार कर रही है, जापान की कंपनी अमेरिका में व्यापार कर रही है। इस प्रकार से क्या हुआ, एक प्रकार से प्रवाह जो है वो क्या हुआ, तीव्र गति से बढ़ा। पहला प्रभाव तो ये हुआ। दूसरा प्रभाव अपने कह सकते हैं विदेशी मुद्रा भंडार में क्या हुई, वृद्धि हुई। अब सीधी सी बात है, वैश्वीकरण होगा, वैश्वीकरण होगा तो आर्थिक प्रवाह बढ़ेगा, आर्थिक प्रवाह बढ़ेगा तो भैया विदेशी जो मुद्रा है उसके भंडार में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। सपोज करो ये दो देश है, ठीक है, ये मान लो आपके भारत है, ये मान लो अपने चाइना है। अब यहाँ की कंपनी जब यहाँ व्यापार करेगी तो यहाँ की मुद्रा इधर जाएगी, इधर की मुद्रा इधर आएगी। तो कहने का मतलब है जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस विदेशी मुद्रा भंडार में क्या हुई, वृद्धि हुई। क्यों हुई? क्योंकि प्रवाह तीव्र हुआ, प्रवाह तेज हुआ, और प्रवाह तेज होने की वजह से व्यापार में क्या हुई, वृद्धि हुई। और व्यापार में वृद्धि होगी तो विदेशी मुद्रा भंडार में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट अपने कह सकते हैं भैया आयात निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया गया। यह जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है उस वैश्वीकरण की प्रक्रिया के दौरान आयात निर्यात मतलब सामान का आना और सामान का जाना, तो आयात निर्यात के ऊपर जो प्रतिबंध थे, एक प्रकार से जो टैक्स वगैरह, जो चुंगी वगैरह, जो कर वगैरह वसूल किए जाते थे, उन सबको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, उन सबको समाप्त कर दिया गया, जिसकी वजह से आयात निर्यात जो है वो पहले के मुकाबले ज्यादा तीव्र गति से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट अपने कह सकते हैं वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो विकासशील देशों में निवेश बढ़ाने लगी।
बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको बोलेंगे? ऐसी कंपनी जो दो या दो से अधिक देशों के मध्य क्या करती है? व्यापार करती है, उसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय निगम। तो अब ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया हुई तो इसके कारण विकासशील देशों में ये कंपनियां क्या बढ़ाने लगी? निवेश बढ़ाने लगी। विकासशील देश का मतलब यह जो विकसित बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और विकसित देश कौन से हो गए? जो हर दृष्टि से संपन्न है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, हर दृष्टि से, मतलब जो एक प्रकार से उच्चतम स्तर को प्राप्त कर चुके हैं, वो तो हो गए विकसित। जैसे अमेरिका है, अपने चीन है, जापान है, ये कैसे देश है? विकसित देश है। और विकासशील देश जैसे अपने भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये क्या है? विकसित विकासशील देश है। तो अब जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया हुई तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो विकसित देश थे, उन विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां या निगम जो है वो विकासशील देशों में अपना क्या बढ़ाने लगी? निवेश बढ़ाने लगी। क्लियर है? इसके अलावा यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण जो धनी लोग थे वो और अधिक क्या हो गए? धनी हो गए। सीधी सी बात है भैया, पैसे के पास में क्या आता है? पैसा आता है। अब वैश्वीकरण का फायदा किसको होगा? गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को, किसान आदमी को तो होगा नहीं। भाई कंपनियों में निवेश है, दूसरे देशों में निवेश है, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थापना है, वही कर पाएंगे जिनके पास में क्या होगी? पूंजी होगी। और अगर वो करेंगे तो उनको क्या होगा? मुनाफा होगा। तो कहने का मतलब है जो धनी व्यक्ति थे वो पहले के मुकाबले और ज्यादा क्या हो गए? धनी हो गए, पैसे वाले हो गए। और जो गरीब व्यक्ति थे वो क्या हो गए? गरीब हो गए। इसके अलावा यह वैश्वीकरण के कारण रोजगार में भी क्या हुई? वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थापना हुई। बहुराष्ट्रीय निगमों ने विकासशील देशों में या अन्य देशों में जब अपनी कंपनियों की या निगमों की स्थापना की तो वहां पर काम करने के लिए किनकी आवश्यकता हुई? लोगों की आवश्यकता हुई। लोगों की आवश्यकता हुई तो लोगों को क्या मिला? रोजगार मिला। तो कहने का मतलब है वैश्वीकरण के कारण रोजगार में भी क्या हुई? वृद्धि हुई। ये थे भैया अपने वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। सबसे मेन क्वेश्चन अपने अगर बात करें प्रभाव में तो यही आपको पूछा जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया सांस्कृतिक प्रभाव, मतलब संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो सांस्कृतिक प्रभाव में बात करें तो भैया जो रहन सहन है, जो खान पान है, उसमें क्या आया? परिवर्तन आया। लोगों की खाने पीने की दिनचर्या बदल गई। आपने नाम सुना होगा बर्गर, आपने नाम सुना होगा चाउमीन। रहन सहन की बात करें आपने नीली जींस, ठीक है, ये अपनी वेशभूषा नहीं है, ये अपना खान पान नहीं है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति के अगर वेशभूषा की बात करें तो अपने जैसे महिलाओं की लहंगा चुन्नी ओढ़नी वगैरह मान लो, पुरुषों की अपने कुर्ता पजामा है, धोती वगैरह है, ठीक है, साफा वगैरह है, ये अपनी वेशभूषा है। लेकिन इस पश्चिमी संस्कृति के कारण जब वैश्वीकरण जो है, उस वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण जब लोगों का प्रवाह एक दूसरे देश में हुआ, जब लोगों ने पश्चिमी संस्कृति को देखा तो उस पश्चिमी संस्कृति से लोग क्या हुए? प्रभावित हुए और उसको ग्रहण करने लगे। अब बर्गर है, पिज्जा है, ये ऐसे वर्ड है जिनका नाम आपने आज से 5-7 साल पहले नहीं सुना था। क्यों? क्योंकि ये पिछले 5-7 सालों में ये चीजें फेमस हुई है। नीली जींस आज आप देखो 99% लोग जो है वो जींस पहनते हैं और जींस में भी कैसा कलर? ब्लू कलर। तो ये सब अपने रहन सहन, अपने खान पान में जो परिवर्तन हुआ उसके लिए भी वैश्वीकरण जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि लोगों का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में हुआ, लोगों ने दूसरे देशों के बारे में, वहां की संस्कृति के बारे में देखा और जो संस्कृति उनको लुभावनी लगी उस संस्कृति को उन्होंने क्या कर लिया? फॉलो कर लिया। इसके अलावा यह पश्चिमी संस्कृति जो है, इस पश्चिमी संस्कृति का अपने ऊपर क्या हुआ? दबदबा हुआ। ये पश्चिमी संस्कृति है जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप नीली जींस पहन रहे हो, आप स्कर्ट वगैरह पहन रहे हो, आप बर्गर खा रहे हो, आप चाउमीन खा रहे हो, आप पिज्जा खा रहे हो, आप पाव भाजी खा रहे हो, ये सब क्या है? अपने पश्चिमी संस्कृति है, ठीक है। ये पश्चिमी संस्कृति जो है वो अन्य देशों के ऊपर क्या हो गई? हावी हो गई, इसका दबदबा बढ़ा, लोग इसको ग्रहण करने लगे क्योंकि यह संस्कृति जो है वो आकर्षित हमें कर रही है। इसके अलावा यह स्वदेशी संस्कृति का धीरे धीरे क्या हो गया? पतन हो गया। मतलब किसी देश की जो मूल संस्कृति थी, ठीक है, वो मूल संस्कृति धीरे धीरे क्या हो रही है? इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे समाप्त हो रही है, लोग उसको धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। तो ये कौन से प्रभाव निकले भैया? अपने सांस्कृतिक प्रभाव। यहाँ पे देखो राजनीतिक प्रभाव में आपको पढ़ा चुका हूँ, आर्थिक हो गए, सांस्कृतिक हो गए। सबसे मेन क्वेश्चन जो आपके आता है वो यहाँ से आता है, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया भारत में वैश्वीकरण, भारत और वैश्वीकरण। देखो आपको सबको पता है 1947 में अपना देश आजाद हो गया। आजाद हुआ था, उसमें भारतीय कंडीशन जो थी वो काफी वीक थी, काफी पुअर थी, काफी कमजोर थी।
भारत जो था वो आर्थिक रूप से एक बर्बाद देश हो चुका था उस टाइम पे। अगर अपनी बात करें, आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो चुका था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है भारत का काफी शोषण किया। इससे पहले विदेशी जो आक्रमणकारी थे उनके द्वारा भी भारत को आर्थिक रूप से काफी हानि पहुंचाई। तो भारत ने भी भैया अपना विकास करने के लिए, प्रगति करने के लिए 1991 ईस्वी में, उस समय प्रधानमंत्री थे अपने पीवी नरसिम्हा राव, इनके समय भारत ने भी भैया वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया था। कब? 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के समय। और अगर वित्त मंत्री की बात करें तो वो थे भैया उस समय मनमोहन सिंह। ठीक है, तो इनके द्वारा भैया उस समय अपने 1991 में भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को क्या किया गया था? अपनाया गया था। चाहे वैश्वीकरण पूछ ले, चाहे निजीकरण पूछ ले, चाहे उदारीकरण पूछ ले, तीनों प्रक्रिया LPG जिनको अपने बोलते हैं, ये प्रक्रिया 1991 ईस्वी में भारत ने अपनाई थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, कब अपनाई गई थी? 1991 में। हालांकि प्रधानमंत्री का नाम, वित्त मंत्री का नाम या आपकी बुक में नहीं होगा, फिर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर भारत में भैया वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का विरोध हुआ, उस प्रक्रिया का प्रतिरोध हुआ। अब बात यह आती है कि सर भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रतिरोध क्यों हुआ था? तो इसका पहला कारण है भैया जो वामपंथी थे, उन वामपंथियों के द्वारा क्या किया गया? विरोध किया गया। वामपंथी कौन होते हैं? जो गरीबों का, जो निर्धनों का पक्ष लेते हैं वो होते हैं वामपंथी। तो इन वामपंथियों के द्वारा भैया वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विरोध किया गया। इन्होंने कहा कि इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण धनी लोग तो अधिक धनी हो रहे हैं, लेकिन गरीब लोग जो है वो पहले के मुकाबले और ज्यादा क्या हो गए हैं? गरीब हो गए। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण भैया बहुराष्ट्रीय कंपनी आई, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होगी उन बड़ी बड़ी कंपनियों में लोगों की बजाय मशीनों से ज्यादा क्या होता है? काम होता है। तो इसकी वजह से लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। लोगों के जो रोजगार था वो लोगों के हाथों से निकल गया। तो इन वामपंथियों के द्वारा क्या किया गया? विरोध किया गया। इसके अलावा यह दक्षिणपंथी जो है, उन दक्षिणपंथियों ने भी क्या किया? विरोध किया। क्यों? दक्षिणपंथी का मतलब जो अमीरों का पक्ष लेते, देखो सीधा सा ध्यान रखना, जो गरीबों का जो पक्ष लेंगे वो वामपंथी, अमीरों का जो पक्ष लेंगे वो कौन हो गए? दक्षिणपंथी। तो दक्षिणपंथियों ने भी विरोध किया। इन्होंने विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि गरीब गरीब हो रहे, धनी धनी हो रहे। इन्होंने विरोध किया था भैया जो वैश्वीकरण के जो राजनीतिक प्रभाव है, जो आर्थिक प्रभाव है, जो सांस्कृतिक प्रभाव है, जिनकी चर्चा अपने कर चुके हैं, इन प्रभावों को लेकर विरोध किया। इन्होंने कहा कि वैश्वीकरण के कारण जो अपनी देश की मूल संस्कृति है, जो रहन सहन है, जो खान पान है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। लोग पश्चिम की ओर अपने अग्रसर हो रहे, पश्चिम की संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति लोगों को लुभावने लग रही है। तो इस बात को लेकर इन्होंने क्या किया? विरोध किया। इसके अलावा यह आर्थिक असमानता बढ़ी, इसकी चर्चा अभी मैं कर चुका हूं कि वैश्वीकरण के कारण धनी लोग अधिक क्या हो गए? धनी हो गए। गरीब लोग अधिक क्या हो गए? गरीब हो गए। इस प्रकार से आर्थिक असमानता जो है वो पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा यह जो मूलभूत या प्राचीन या जो परंपरागत उद्योग थे उनकी क्या हो गई? समाप्ति हो गई। मतलब मूलभूत उद्योग जैसे अपने सूती वस्त्र उद्योग था, ठीक है, माचिस उद्योग था, अपने करगा उद्योग था, जो परंपरागत उद्योग थे अपने, ठीक है, वो उद्योग क्या हुए? वैश्वीकरण के कारण वो उद्योग धीरे धीरे क्या हो गए? समाप्त हो गए। क्यों? क्योंकि वो उद्योग जो थे भैया उनमें अपने मशीनें नहीं थे, यंत्र नहीं थे, उनमें सारा काम होता था हाथों से। लेकिन जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया आ गई तो उस हाथों का स्थान किसने ले लिया? मशीनों ने ले लिया। अब यहाँ पर जिस काम को करने में 2 महीने लगते थे, वही काम यहाँ पर जब 2 मिनट में होने लग गया, तो इन उद्योगों की धीरे धीरे क्या हो गई? एक प्रकार से समाप्ति हो गई। इसके अलावा यह राज्य की जो ताकतें हैं उन ताकतों में क्या आई? कमी आई। राज्य की जो शक्ति है, राज्य का जो पावर था वो पहले के मुकाबले कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय निगम है उन बहुराष्ट्रीय निगमों ने राज्य में क्या करना प्रारंभ कर दिया? हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। अब राज्य जो है वो एक प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो धीरे धीरे क्या होने लग गई? समाप्त होने लग गई। ठीक है, तो ये ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से वैश्वीकरण का क्या हुआ? विरोध हुआ, वैश्वीकरण का प्रतिरोध हुआ। अंतिम पॉइंट है भैया WSF। देखो, W का मतलब होता है वर्ल्ड, S का मतलब होता है सोशल, F का मतलब होता है फोरम, वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड का मतलब विश्व, सोशल का मतलब सामाजिक, फोरम का मतलब मंच, अर्थात विश्व सामाजिक मंच। देखो, ये एक ऐसा संगठन है भैया, एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से वैश्वीकरण की प्रक्रिया का क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। देखो,
वैश्वीकरण का विरोध करने वाला यह एक विश्वव्यापी क्या है, मंच है, जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया का क्या करता है, विरोध करता है। क्लियर है। यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ से इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी बैठक आपको ध्यान रखनी है। देखो प्रति वर्ष इसकी बैठक होती है, मतलब हर साल। पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 2001 में। कहाँ पे हुई थी, पोर्टो अल्गेरे नामक एक जगह है जो कहाँ है, अपने ब्राजील में है। यहाँ पर इसकी पहली बैठकें हुई थी। क्लियर है। चौथी बैठक, अब चौथी सीधा सा आप आइडिया लगा लो, प्रति वर्ष एक बैठक होती है, तो चौथी कब होगी, 2004 में। और ये बैठक कहाँ पर हुई थी भैया, मुंबई में हुई थी। सातवीं बैठक जो है इसकी वो हुई थी 2007 में, नैरोबी में हुई थी। और नैरोबी कहाँ पर है, केन्या में है। ठीक है, यहीं से यहाँ पे से क्वेश्चन पूछाता है। यहाँ पे WSF से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 90% आपको बैठक ही पूछता है, पहले कब हुई, चौथी कब हुई, सातवीं कब हुई। अपने इन तीन का ही ध्यान रखना है, क्योंकि अपने बुक में ये तीन ही बैठक दी गई है। अब ये इसमें है कौन कौन जो विरोध कर रहे हैं, तो देखो इस मंच के माध्यम से जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है, मानवाधिकार कार्यकर्ता का मतलब हो गया जो अपने मूल अधिकारों की जो रक्षा करने वाले हैं वो। इसके अलावा पर्यावरणवादी, मतलब जो पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाते हैं वो। इसके अलावा मजदूर है, युवा है, महिला कार्यकर्ता है। ये सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, नव उदारवादी वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ओके, तो ये था भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का 7वां चैप्टर। आज अपनी ये बुक कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।